हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 22 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में न्यूज़ कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। एंड गाइज, अगर आप फेसबुक पर हैं तो मुझे फेसबुक पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक करिएगा। चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है और बेल आइकन पे भी हिट करिएगा। इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट चैनल से रिलेटेड आपको टाइम पर मिल जाएगी। एंड आप ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा ही है और ये इसकी यूजर आईडी है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। यहां पर बात हो रही है लिंगराज मंदिर के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ये मंदिर कहां पर लोकेटेड है? याद रखना है, ओडिशा के अंदर ये मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है। ये 11वीं सेंचुरी का मंदिर है और इस मंदिर को एक नया रूप देने का अनाउंसमेंट जो है वो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। इसके स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल माहौल जो है, एम्बियंस जो है वो क्रिएट किया जाएगा इस मंदिर के आसपास। 350 सालों से इस मंदिर में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़ा चेंज जो है वो इस मंदिर में किया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट, जिससे कि एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सके स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल। तो ये बेसिक चीजें हैं, बट लिंगराज मंदिर से रिलेटेड और भी कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो 3-4 पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि ये मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा होती है और ये ओडिशा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टेम्पल है। ओडिशा में जो बड़े मंदिर हैं उनमें से एक है और सबसे पुराने मंदिरों में से भी एक ये लिंगराज मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है। 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर है। इस सेंचुरी को किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोम वंश या फिर सोम डायनेस्टी के एक राजा के द्वारा। सोम डायनेस्टी आपको याद रखना है और गंगा डायनेस्टी आपको याद रखना है। ये मंदिर के निर्माण में 2 डायनेस्टी एसोसिएटेड हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली जो इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो सोम डायनेस्टी के एक राजा जाजती केशरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद कुछ समय के बाद गंगा जो शासक थे, गंगा रूलर्स जो हम लोग को देखने को मिलते थे गंगा डायनेस्टी के, तो उन्होंने फिर कुछ एडिशन जो है वो इस मंदिर में करवाए। तो 2 डायनेस्टी इस मंदिर से एसोसिएटेड है, याद रखना, ये आ सकता है डायरेक्ट। इसके अलावा ये मंदिर रेड स्टोन में बना हुआ है और जो कलिंग स्टाइल जो हम लोग को आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है, कलिंग शैली जो हम लोग को वास्तुकला की देखने को मिलती है, तो उसका एक वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल बताया जाता है ये मंदिर। इस मंदिर के नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो ये बिंदु सागर लेक आपको दिखाई देगी नॉर्थ साइड में इस मंदिर के। और इसके अलावा बात करें, ये टेंपल के अंदर भगवान विष्णु की भी फोटोज हैं, इमेजेस हम लोग को देखने को मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गंगा डायनेस्टी, मैंने आपको बताया था इनका कनेक्शन, और गंगा डायनेस्टी वैष्णवाइट को फॉलो करते थे। याद आ रहा है? आपने पढ़ा होगा ये इसमें एनसीईआरटी में। तो गंगा डायनेस्टी जो है वो वैष्णविज्म को जो है वो ज्यादा फॉलो करते थे, इसलिए उनका भी यहाँ पर मैंने आपको बताया इस मंदिर में उनका भी एक इन्फ्लुएंस था। इसीलिए ये रिलेशन है कि विष्णु की जो इमेजेस हैं विष्णु भगवान की, वो इस मंदिर के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। राइट? तो देखो, 2 डायनेस्टी याद रखनी है आपको और आपको भगवान शिव और विष्णु भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं। स्टेटमेंट पहला लिखा होगा कि ये मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इस मंदिर के अंदर विष्णु की भी इमेजेस हैं। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट आता है तो आपको दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क करना है, क्योंकि विष्णु की भी इमेजेस हैं, भगवान विष्णु की। क्यों? उसका रिलेशन हमने देख लिया गंगा डायनेस्टी के साथ, राइट? क्योंकि गंगा डायनेस्टी वैष्णविज्म के फॉलोअर्स हम लोग को देखने को मिलते थे। करेक्ट है? यहां तक पूरी बात है। अच्छा, आगे की और बात करें, जैसे कि गंगा रूलर्स जो है इनके द्वारा बनाया गया था जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर 12वीं सेंचुरी में। तो ये भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? गंगा डायनेस्टी के शासकों ने, और सोम डायनेस्टी के शासकों ने लिंगराज मंदिर बनवाया। राइट? तो इस प्रकार से आप लोग को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, इस तरीके से एग्जैक्टली। इसके अलावा गाइस, ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो किस स्टाइल के ऊपर बेस्ड है? अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना देउला स्टाइल। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफी कम न्यूज आती है, और जब भी आए तो ये बात मान लेना कि वो न्यूज के एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं।
तो देउला स्टाइल आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा देउला किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये एक टेम्पल के आर्किटेक्चर की स्टाइल हम लोग को देखने को देने की टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है ये देउला स्टाइल। जो लिंगराज मंदिर है वो इसी स्टाइल के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे ही एक हम लोगों ने स्टाइल के बारे में कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, टेम्पल स्टाइल के बारे में, नागर स्टाइल के बारे में, याद आ रहा है? नागर आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जब हम अपन स्टडी कर रहे थे। तो जिन्हें स्टूडेंट्स नहीं देखा है, 7 अगस्त 2020 के लेक्चर में ये कवर किया हुआ है अपन ने। आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च करना है 7 अगस्त 2020, मेरा नाम कमलाक्ष झा, और जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इसके 3 मिनट 6 सेकंड पे आप चले जाना, तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा। वैसे ही एक है देउला स्टाइल जिसके ऊपर बेस्ड ये लिंगराज मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है विमान, विमान यानी कि गर्भगृह, जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है गर्भगृह के ऊपर इसकी संरचना हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है विमान। हमने उस समय भी नागर स्टाइल में भी पढ़ा था। जगमोहन की अगर हम लोग बात करें, असेंबली हॉल जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं प्रेयर्स करने के पर्पस के लिए। नाट मंदिरा की अगर हम लोग बात करें तो ये फेस्टिवल हॉल हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स वगैरह जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। भोग मंडप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भंडारा होता है बेसिकली, यानी कि लोगों को एक हॉल होता है भोजनालय टाइप का, यहाँ पर प्रसाद मिलता है, भंडारा टाइप का नहीं देखा होगा आपने मंदिरों के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं देउला स्टाइल की, जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, याद रखना। कभी कभी ऐसा आ सकता है कि जगमोहन जो है वो किस पर्टिकुलर टेम्पल के स्टाइल का पार्ट है, या फिर किस टेम्पल स्ट्रक्चर के स्टाइल का पार्ट है, तो देउला टेम्पल स्ट्रक्चर स्टाइल। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसका। और ये बिंदु सागर लेक की हमने बात करी थी, इस मंदिर के नॉर्थ में ही हम लोग को देखने को मिलती है बिंदु सागर लेक, काफी ब्यूटीफुल है ओडिशा के अंदर। याद रखना ये भी आ सकता है कि क्या पता आपसे ये ना पूछे स्टूडेंट जो है वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो इसकी लिंगराज मंदिर की, और पूछ लिया बिंदु सागर लेक के बारे में कि बिंदु सागर लेक कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखना ओडिशा में। ठीक है, पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर गाइस बात हो रही है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कैंसर रजिस्ट्री है ये, यानी कि इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर कैंसर पेशेंट्स की क्या स्थिति है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो इस प्रकार की एनालिसिस इस रिपोर्ट में होगी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और NCDIR, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, जो बेंगलुरु में है। तो यहां पर बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर 2025 तक 2025 तक 15.6 लाख लोगों को कैंसर होगा। 12% कैंसर के जो रेट है, जो केसेस हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई। कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू बताया गया है, टोबैको बताया गया है, और टोबैको के कारण सबसे ज्यादा कैंसर होता है। और जितने भी कैंसर के केसेस हैं उसमें 27.1% जो केसेस है वो टोबैको रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर कैंसर के पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जिन लोगों को कैंसर है वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन पर पाए गए हैं। तो ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, और इनमें ज्यादातर जो है वो मेन पुरुष हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जेंडर प्रेवलेंस की अगर हम लोग बात करें कि मेल और फीमेल में क्या रेट हम लोग को कैंसर का देखने को मिलता है, तो फीमेल्स वुमेन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है और सर्वाइकल कैंसर ये सबसे ज्यादा है, कॉमन है। और मेल्स में लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक, ईसोफेगस कैंसर हम लोग को देखने को मिलता है। और जिसमें लंग्स कैंसर और माउथ कैंसर तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही टोबैको चबाना, और इसमें हमने ये भी वाली भी बात करी कि टोबैको में जो है वो मेन ज्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू वुमेन, राइट। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स जो है वो वुमेन में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और लंग्स, हेड और नेक कैंसर जो है वो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन दोनों में ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, केसेस इसके इंक्रीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और सर्वाइकल कैंसर में डिक्लाइन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है रिपोर्ट 2020 के आधार पर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें इतनी डिटेल में चीजें नहीं आती हैं, बट फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कैंसर की क्या स्थिति है। इसमें जैसे कि मेंस में आप ये उपयोग कर सकते हैं कि 2025 तक हमारी कंट्री के अंदर कैंसर के जो केसेस हैं, जैसे कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, मतलब हेल्थ से रिलेटेड या फिर टोबैको से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए इस प्रकार का, क्योंकि अभी पिछले साल ई सिगरेट वाला भी इशू हम लोग को देखने को मिला था, चला था, और टोबैको तो अभी चल ही रहा है, हर बार हम लोग को देखने को मिलता है। और हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप ये 2 पॉइंट्स तो जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपके पास हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो कैंसर के केसेस हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, और अनुमान ये लगाया गया है कि 2025 तक ये 12% और इंक्रीमेंट जो है वो कैंसर के केसेस में देखने को मिलेगा। ये अगर आप ना भी लिखें फिगर्स वगैरह, क्योंकि याद नहीं रख पाए कोई बात नहीं, बट 12% रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, क्योंकि हेल्थ वाले क्वेश्चन आते ही हैं मेंस में। आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन करते चलो, अभी से कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो अलग से एक जगह पर लिखते रहो, ऊपर हेडिंग डालो हेल्थ, जैसे मैं बताता हूँ ना कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो जो भी मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ
उसके नीचे जो है वो आप डालते जाओ, और क्वेश्चन ऐसा मिले तो उसके साथ जो प्रैक्टिस करते रहो मेंस के क्वेश्चंस की, और उसमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तुरंत आइडिया लग जाए कि हाँ यार वो सर ने बताया था ये एक पॉइंट डालने का, वो पॉइंट कोशिश करते हैं फंसाने की, फिर देखते हैं बाद में पढ़ के कि कैसा लगेगा। देखना आपको खुद ही को मजा आएगा। और जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप मेंस की, उसमें मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि अपनी कॉपी आज के दिन चेक मत करना। आज अगर आप लिखोगे तो आपको तो अपना आंसर बेस्ट लगेगा, आप उस कॉपी को आप खुद ही चेक करो 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद आपको रियलिटी पता लगेगी कि आपने कहाँ गलतियां करी। ठीक है, वो मैं 1 दिन का भी नहीं बोलता, 2 दिन का बोलता हूँ, जिससे कि आपके मतलब थोड़ा सा माइंड में काफी कुछ डेटा जो है वो इरेज हो जो आपने लिखा हुआ था, और एक्स्ट्रा डेटा जो है वो आपके माइंड में और ऐड हो, जिससे कि आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने आंसर की एनालिसिस कर पाएंगे आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस अक्सर किया करो। कैंसर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे, तो कैंसर होता किस वजह से है? तो जब बॉडी के अंदर जो सेल्स जो होते हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उस वजह से ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं ना हम लोग, सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाता है, तो वो कैंसर हम लोग को देखने को मिलता है। और पूरे दुनिया भर में वन ऑफ द लीडिंग कॉज है डेथ का, सबसे प्रमुख कारण है मृत्यु का, वन ऑफ द। और वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 फरवरी को। 2020 की जो थीम है वो है आई एम आई विल। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए एक एमओयू साइन हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के बीच में। ये एमओयू जो है उसके तहत धन्वंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर, ये 2 चीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि यूज की जाएंगी। यहां पर बताया जा रहा है कि धन्वंतरी रथ यानी कि ये गाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये धन्वंतरी रथ हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस पर डॉक्टर्स की टीम होंगी, और ये समय समय पर दिल्ली पुलिस की जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती है वहां पर विजिट करेंगी। जो दिल्ली पुलिस का जो निवास स्थल नहीं होता, तो वो कॉलोनी जो पूरी हम लोग को देखने को मिलती है पुलिस कॉलोनी, तो वहां पर जाकर ये विजिट करेंगे और दिल्ली पुलिस को और उनके फैमिली मेंबर्स को जो है वो वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ऑफर किया जाएगा। एंड कल भी हमने याद आ रहा है इसी के बारे में बात करी थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बारे में। तो आपको मुझे बताने की ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कल हमने बात करी थी, याद आ रहा है? हमने बात करी थी कि आयुर रक्षा के बारे में। आयुर रक्षा को हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली पुलिस कर्मचारी को आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो ऑफर की जा रही है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को ये इसी प्रकार की चीज जो है वो देखने को मिल रही है, धन्वंतरी रथ। ठीक है, तो ये चीज आपको इन जनरल पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके फायदे क्या होंगे तो आप जानते हो कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि लोगों को जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज उनके घर बैठे बैठे उनको मिलेगी, तो वेरियस डिजीज के फैलने का जो है वो चांसेस जो है होंगे वो कम हो जाएंगे, राइट? साथ ही साथ जो पेशेंट जो है उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली टीम जो है डॉक्टर्स की उनके घर तक जो है वो आ रही है। और रेफरल्स भी जो होंगे, जो नंबर ऑफ रेफरल्स जो होते हैं जो हॉस्पिटल्स में भेजे जाते हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी सारे उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वो भी जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली डॉक्टर्स की टीम जो है वो इनके रेसिडेंशियल एरिया पर जो है वो एंटर करेगी और रेगुलरली समय समय पर विजिट करेगी, उनको वेरियस सर्विसेज हेल्थ केयर की प्रोवाइड कराएगी, राइट? तो ये धन्वंतरी रथ है, इसके बारे में बस बेसिक चीज, बेसिक आइडिया का आपको होना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन आपके सामने है, इन चारों वेद में से बताइए कौन सा वेद है जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है? तो इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब इस न्यूज की बात करेंगे, तो देखो ये वाली न्यूज में सिंपल आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक ये याद रखना है कि एनसीईआरटी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, और ये सर्वे जो था वो 8 से 12वीं क्लास के बच्चों का था, केवीज के बच्चे थे, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के बच्चे थे, और जो सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल्स होते हैं उनके बच्चे थे। सर्वे इसलिए कंडक्ट किया गया क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बच्चे अपने घरों पे हैं, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन को किस मोड के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि किस माध्यम के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो फोन पे पढ़ रहे हैं या फिर लैपटॉप की मदद से पढ़ रहे हैं। तो इसमें पाया गया कि 80% से ज्यादा बच्चे जो है वो मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए, और लैपटॉप्स का उपयोग जो है वो काफी कम बच्चे कर रहे हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि बच्चों की पढ़ाई जो इफेक्ट हो रही है वो उसमें एक बड़ा हर्डल, एक बड़ा जो प्रॉब्लम बैरियर हम लोग को देखने को मिल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बार बार आ रही है जा रही है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का भी इशू जो है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के घरों में ब्रॉडबैंड वगैरह होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ब्रॉडबैंड काम करना बंद कर जाता है, पता है ना? तो वैसे ही कुछ चीज यहाँ पर भी देखने को मिले, तो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वैसे, बस सिंपल, बस आपको एक आइडिया जो है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए करें। हालांकि गाइस पहले भी हम लोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से ये टॉपिक न्यूज में आ गया है क्योंकि सरकार ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि बहुत ही जल्दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्रिएट की जाएगी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, आपको पता होगा, आरआरबी की, एसएससी की, आईबीपीएस की। तो ये सब जो जॉब्स जो निकलती हैं तो उसमें स्टूडेंट जो है वो सभी के फॉर्म्स वगैरह भरते हैं और सभी में अपीयर होने की कोशिश करते हैं, बट अब क्या हो गया, ये सब चीजें खत्म कर दी।
एक ही फॉर्म भरना है। एक फॉर्म में अगर आप कट ऑफ निकालते हो अलग अलग एग्जाम का, जैसे एसएससी का, आईबीपीएस का और जो भी एग्जाम्स आरआरबी वगैरह होते हैं, तो इनका अगर कट ऑफ निकलता है और उसमें अगर आप आपके मार्क्स जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप जैसे कि एसएससी का आप टीयर 2 में अपीयर हो सकते हो और जैसे कि आईबीपीएस के मेंस में अपीयर हो सकते हो, इस टाइप से। तो कुल मिला के ये मानना कि ये एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जो हम लोग को देखने को मिलता है, प्री का एग्जाम जो देखने को मिलता है, तो वो एक कॉमन होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। वो बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए, यानी कि जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर टोटल बताया जाता है कि 20 रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनमें से अभी के लिए 3 को इसमें शामिल कर लिया गया है। आने वाले समय में धीरे धीरे जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सबकी सब इसमें इसके अंदर आ जाएंगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी कि स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो सकते हैं एक ही बार और वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एजेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए या सभी की सभी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको बार बार जो है वो अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इससे स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा फायदा होगा। करोड़ों स्टूडेंट जो है वो ये बेनिफिट उठाएंगे इस चीज से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इनिशियली में प्री टेस्ट जो होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट आरआरबी का, एसएससी का और आईबीपीएस का, तो ये 3 का हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि इसके अंदर लाया गया है, ये 3 का। और बाकी धीरे धीरे करके और को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसमें 12 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके सेंटर जो होंगे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बताए जा रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर होंगे। और जो भी स्टूडेंट का स्कोर मतलब जितने भी पीरियड में, यानी कि 3 साल के पीरियड के लिए इनका स्कोर वैलिड होता है और 3 सालों में बताया जाता है कि जो भी स्टूडेंट का बेस्ट स्कोर होगा वो उसका करंट स्कोर माना जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो और ये वैलिड रहेगा 3 सालों तक। जैसे एक पहले साल में स्टूडेंट का स्कोर जैसे 100 की अगर बात करें, 100 की अगर बात करें, तो पहले साल में एक स्टूडेंट का स्कोर 50 था। दूसरे साल में एक स्टूडेंट का स्कोर जो हुआ वो 80 हो गया, ठीक है। 80 नहीं करते, चलो मान लेते हैं 60 कर लेते हैं, ठीक है, 60 हो गया। और तीसरे साल में फिर इसका स्कोर जो हो गया वो 57 हो गया। तो कौन सा स्कोर गिना जाएगा? ये वाला बेस्ट स्कोर। तो जो भी उसका बेस्ट स्कोर होगा, बेस्ट वैलिड स्कोर, तो वो काउंट किया जाएगा। और 3 साल के लिए ये स्कोर जो है 3 साल के पीरियड के लिए वैलिड हो सकते हैं, यानी कि एक बार उन्होंने स्कोर लिया, स्कोर लेने के 3 ईयर्स तक जो है वो इस स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं वेरियस एजेंसी में रिक्रूट होने के पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक आइडिया, एक जनरल चीज़ आपको पता होनी चाहिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। अब इस टॉपिक की बात करें तो ये एक अपडेट है अगेन, प्रशांत भूषण वर्सेस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिला था, कल भी हमने बात करी थी और भी पहले लगातार हम लोग एक आधी हफ्ते से इसके बारे में बात ही कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप जा सकते हैं 29 जुलाई 2020 के लेक्चर में, यहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा 5 मिनट 11 सेकंड पे। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का टॉपिक जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सीजेआई ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर लगाया था, तो प्रशांत भूषण जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको उनकी पनिशमेंट, उनकी सजा जो है वो टाल दी जाए जब तक रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल नहीं होता और उसको उस पर डिसीजन नहीं आ जाता रिव्यू पिटीशन के ऊपर। रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोर्ट ने एक बार अपना जजमेंट दे दिया, जैसे कि इस केस की ही बात करें तो कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन मतलब यहाँ पर फाइल किया जाता है और कहा जाता है कोर्ट से कि आप प्लीज एक बार फिर से चेक कर लें कि आपने जो चार्जेस लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए, आपने सोच समझ के लगाए नहीं लगाए, सही लगाए नहीं लगाए, तो एक बार विचार कर लें फिर से, यानी कि दोबारा से रिवीजन कर लें अपने जजमेंट के ऊपर। तो ये चीज जो है वो रिव्यू पिटीशन के अंदर आती है। तो इनका कहना यह था कि जब तक रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उनको सजा जो है वो नहीं दी जाए, अभी टाल दी जाए थोड़ी सी उनकी सजा, राइट। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इनके पास ऑप्शन क्यूरेटिव पिटीशन का भी है। तो वकील आदमी ये सब जानते हैं, राइट, कि कैसे जो है वो पेज लड़ाने हैं बचने के लिए, तो इनको सब पता है। तो इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन का भी यहाँ पर जिक्र किया। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? फटाक से वीडियो को पॉज करो, मेरे बताने से पहले इसका आंसर दो। ये टॉपिक मैं पहले भी आपको एज इट इज पढ़ा चुका हूँ क्यूरेटिव पिटीशन का, जब निर्भया केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फटाक से बताओ। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये रिव्यू पिटीशन के बाद फाइल किया जाता है। रिव्यू पिटीशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जज ने जजमेंट दे दिया, उनके जजमेंट को दोबारा से रिवाइज करने के लिए कहा जाता है कि आप एक बार फिर से देख लें, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है वो फाइल किया जाता है फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट, यानी कि क्योंकि फाइनल जजमेंट भी के बाद ही रिव्यू पिटीशन होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो होगा क्यूरेटिव पिटीशन, ये भी फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर पेटिशनर ये चीज एस्टैब्लिश कर देते हैं, जिसने ये क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो अगर वो ये चीज एस्टैब्लिश कर देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, यहाँ पर जो जुडिशरी है जिन्होंने जजमेंट दिया है, उन्होंने मतलब अपनी खुद की हित के लिए जो है वो जजमेंट दिया है, यानी कि पक्षपात किया है कुछ इस प्रकार का, यानी कि इसको जो है वो न्यूट्रल तरीके से रहकर जजमेंट नहीं दिया है,
तब ये फाइल किया जाता है, और साथ ही साथ कि पेटिशनर जो है उसकी सुनवाई नहीं हुई है, यानी कि जब ऑर्डर पास हुआ था तब उस समय उसको नहीं सुना गया, उसकी हियरिंग जो है वो नहीं हुई थी कोर्ट के अंदर। तो ये चीज अगर साबित हो जाती है तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन हम लोग को देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि प्रशांत भूषण के केस में प्रशांत भूषण की सुनवाई इस चीज को लेकर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर नहीं हुई थी, तो वो जानते थे कि एक बार ये रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास तो क्यूरेटिव पिटीशन का भी रेमेडी है, राइट, उपाय है। ठीक है, तो ये चीज भी जो है वो उन्होंने बोली, क्योंकि वकील आदमी लॉयर हैं, इनको सब पता है कि कैसे पेज जो होते हैं कानून के, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही हम लोग को देखने को मिला है, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो पूरा कंसेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन का, ये पहली बार सामने आया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केसेस में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाली चीज, बट फिर भी एक आइडिया आपको होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कोर्ट जो है वो एक लैटिन मैक्सिम का उपयोग करती है, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट। तो आई नो कि मैंने बहुत गलत प्रोनाउंस किया, बट ऐसा उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब यही है कि जब जो भी जुडिशरी जो है जब वो अपना जजमेंट दे, तो ऐसा नहीं जजमेंट होना चाहिए जिससे कि किसी को हानि हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी जो न्याय करने के पर्पज के लिए जानी जाती है तो वो किसी के साथ अन्याय कर दे, या फिर जुडिशरी की जो भी प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में जो है वो किसी प्रकार की मतलब दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अब्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो उसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इस टर्म के, राइट। क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए होता है, एक बार रिव्यू पिटीशन आता है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से देख लिया जाए कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, यानी कि किसी की बिना सुनवाई के कहीं किसी को आप वो तो नहीं कर रहे हो, सजा तो नहीं दे रहे हो, राइट। तो इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन, तो इसको बेहतर तरीके से समझना है तो यही वाला सेकंड वाला टर्म जो है वो क्लियर, अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्यों ये लाया गया। क्योंकि अगर किसी की सुनवाई नहीं हो रही है और उसको सजा दे दी जाए तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सामने रखा गया। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनको पावर्स दी गई हैं, स्पेशल पावर्स की, वो अपने खुद के जजमेंट को और अपने खुद के ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकते हैं। एक बार उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर पास किया, तो फिर से वो फिर दोबारा से जो है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, राइट, यानी और चेंज भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। तो ये चीज हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में देखने को मिलती है। एंड ये आपको मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कौन सा आर्टिकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल इस बारे में कहता है जो स्पेशल पावर्स दी जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने खुद के जजमेंट को या ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको बताना है। वैक्सीन नेशनलिज्म, कुछ दिनों पहले भी, कुछ महीनों पहले एग्जैक्टली हम लोग ने इस टॉपिक पर भी चर्चा करी थी। अगेन ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी सारी कंट्रीज जो है वो बुक कर रही है मैगजीन्स को, बुकिंग कर रही है, ऐसा समझना वैक्सीन की। तो देखिएगा, वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब ये होता है एक कंट्री सबसे पहले उसका काम ये होता है कि वैक्सीन जो है उसको सिक्योर कर लें अपनी कंट्री के सिटीजन्स के लिए, फिर वो दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के बारे में सोचें। जैसे कि एक कंट्री है, वो कंट्री जो है सबसे पहले अपने ही सिटीजन, यानी कि जिस टेरिटरी के अंदर जो सिटीजन हैं उस कंट्री के, तो वो रह रहे हैं, तो उनको पहले वैक्सीन दी जाए, फिर बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो वैक्सीन मिले। तो ये जो है वो ये कंसेप्ट वैक्सीन नेशनलिज्म का होता है। जैसे कि एडवांस बुकिंग मान लो आप, कि एडवांस बुकिंग मतलब वैक्सीन की वो ये होती है एडवांस बुकिंग। जैसे कि मूवी रिलीज होने से पहले ही कुछ दिनों पहले जो बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं उसकी, मतलब कि अच्छी मूवीज, मतलब बड़े स्टार्स की मूवीज जब हम लोग देखते हैं तो कुछ दिनों पहले ही, 2-4 दिन पहले ही लोग जो है वो उसकी बुकिंग करा लेते हैं पहले से, जिससे कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख पाए, राइट। जो क्रेजी फैंस वगैरह होते हैं अलग अलग स्टार्स के, तो पहले से जो बुक कर लेते हैं ना, वैसे ही इस केस में आप वैक्सीन को समझो कि वैक्सीन की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कंट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चरर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है। ये एग्रीमेंट जो होता है प्री परचेज एग्रीमेंट होता है, यानी कि वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई है और उसकी परचेजिंग अभी शुरू नहीं है, उससे पहले ही एग्रीमेंट कर लिया, पहले ही बुकिंग करा ली कि भैया ये जब आप मैन्युफैक्चर करो तो इतना मुझे चाहिए। वैसे ही ये केस वैक्सीन नेशनलिज्म का हम लोग को देखने को मिलता है कि कंट्री जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रही है कि मैन्युफैक्चर जैसे ही प्रोडक्शन करें उस वैक्सीन का, सबसे पहले उस कंट्री को दे दे। अंडरस्टैंडिंग, यही सिर्फ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये पहले भी हम लोग ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हालांकि ये कंसेप्ट आज का नहीं है, ये पहले भी 2009 में H1N1 फ्लू पैंडेमिक जब हम लोग को देखने को मिला था तो उसके अर्ली स्टेज पर भी ऐसा हुआ था। इसमें जो कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री जिनके पास पैसा है, वेल्दीएस्ट कंट्री, रिच कंट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट कर लिया था और इन्होंने एडवांस में ही वैक्सीन जो है वो बुक करा ली थी पहले से अपनी कंट्री के लिए। और उस समय अनुमान ये लगाया गया था कि 2 बिलियन वैक्सीन जो है वो उसका प्रोडक्शन पूरे दुनिया भर में होगा। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होगा वो 2 बिलियन होगा। इनमें से यूएसए ने अकेले ने 6 लाख डोजेज जो है वैक्सीन के वो खरीद लिए थे, यानी कि पहली एडवांस में प्री बुकिंग कर ली थी कि ये अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी 6 लाख कॉपीज जो है वो, या वैक्सीन जो है वो इसको मिल जाएगी, डोजेज इसको मिल जाएंगे। तो ऐसा हुआ और यहाँ पर जब
ये प्री परचेज एग्रीमेंट हुआ था, ये सभी जितने भी वेल्दीएस्ट कंट्री हैं, रिच नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने ही किया था। क्योंकि पुअर कंट्रीज के पास एक तो पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते और नेगोशिएटिंग पावर भी उनकी ऐसी नहीं होती कि वो कर पाए, राइट। तो क्या ये सही नहीं है? और इसके साथ जो कंसर्न जो एसोसिएटेड है, जो चिंताएं जो इससे संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, पुअर कंट्रीज के लिए हालत जो होगी वो खराब होगी। पुअर कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज, इकोनॉमीज जो डेवलपिंग हम लोग को देखने को मिलती हैं, वो बड़े रिस्क में आ जाएंगी। क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी पहले से ही हेल्थ केयर से जूझ रही होती हैं, पहले से ही वहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज बेकार होती हैं, खराब होती हैं, और अगेन ये भार पड़ जाए कि उनको जो है वो वैक्सीन का एक्सेस ना मिले, तो कितनी गलत बात है कि नहीं। और इससे क्या हो रहा है, इक्विटेबल एक्सेस जो है वैक्सीन का वो नहीं मिल पा रहा है सभी लोगों को, यानी कि सभी को जो है वो हेल्थ केयर में इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो जिएगा, जिसके पास नहीं है मर जाए। ये कौन सी बात हुई, है कि नहीं। तो ये तो एथिकली भी गलत है, राइट, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है एग्जैक्टली, अगर वो बात की जाए तो उसमें। इसके अलावा जिन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है तो वो तो वैसे ही उनके पास पावर नहीं, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कंट्री जो है वो ऑलरेडी हेल्थ केयर से जो है वो जूझ रही है, जो मैंने भी आपको समझाया कि उनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, पहले से ही पुअर नेशन की कैटेगरी में आती है, तो वो तो उन सबसे ज्यादा जो है वो उसकी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। तो इससे कंसर्न जो है वो ये कुछ एसोसिएटेड इससे जो है वो बनकर आते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, तो जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि WHO वगैरह, तो ये मतलब इस प्रकार का फ्रेमवर्क क्रिएट करें, ऐसा फ्रेमवर्क हो कि सभी कंट्रीज को जो है वो इक्विटेबल वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, राइट। और ये चीज जो है वो शुरू कर देनी चाहिए आने वाले समय के लिए भी, कि अगर आगे चल के कुछ आपदा आती है, इस प्रकार की इमरजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, महामारी देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में पहले से ही प्री प्लान चीजें हो कि अगर मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन जो है, यानी कि इस प्रकार की खतरनाक बीमारी को दूर करने के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका पर्पस होना चाहिए कि वो कमाने के लिए ना करें, सबसे पहले तो जनहित के लिए करें, राइट, ह्यूमंस के लिए करें, ह्यूमैनिटी के लिए करें, उनको बचाने के लिए करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा है तो आप प्री बुक करके बचा लो अपने सिटीजन को और दूसरे की कंट्री के सिटीजन जो है वो मर जाए, तो ये तो गलत बात है ना। ये ऐसा तो बेकार होता है कि अगर जो जो जिसके पास पैसा है वो जिएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो मर जाए। ये वाली चीज तो गलत है ना, समझ रहे बातों को। तो ऐसी चीज है। और दूसरी बात, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए भाई, सस्ती भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम खतरनाक रेट हो जाए वैक्सीन के कि सामने वाले परचेज ही ना कर पाए, राइट। और अभी भी कुछ ऐसी चीजें की जा रही है, WHO कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और गावी, इनके द्वारा जो है वो एक कोविक्स फैसिलिटी तैयार की गई है। कोविक्स फैसिलिटी का भी मेन पर्पस यही है। अब यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, कोविक्स फैसिलिटी ने क्या कहा कि वो एटलीस्ट 2 बिलियन डोजेस कोरोना वायरस वैक्सीन के परचेज कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर के एंड तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को। कब किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर के एंड तक। अब कोरोना वायरस कितना लंबा खींचने वाला है उसका आप समझदार हो, अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि ये जो WHO है और ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जब परचेज करेंगे और नेक्स्ट ईयर के एंड तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पूरी प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है अभी। और ये बात मैंने पहले भी कई बार डिस्कस की थी इसी से रिलेटेड, कि ये कोरोना वायरस जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। होप पर जो है वो चीजें नहीं चलती, बट प्रैक्टिकल पे चीजें चलती है। और आप भी आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो आपको भी होप में और विश्वास में, और वो जो होता है ना, देखो ये सब चीजें मैटर करती हैं। होप वगैरह बहुत, उम्मीद बहुत जरूरी होती है, बट उम्मीद सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। बट प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए आपको प्रैक्टिकल चीजों पे चलना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलना पड़ेगा, तभी आप जो है वो केस जो भी आपके हाथ में आता है उसको सॉल्व करोगे या अपनी डिस्ट्रिक्ट में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, राइट। तो ये चीज है। तो इसीलिए कभी भी प्रैक्टिकल, इसलिए मैं आपको हमेशा स्ट्रेस देता हूं कि जो भी बात करो वो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर करो, स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए। बाकी फिर दूसरी चीज पर होप लगाना तो बहुत जरूरी होता ही है, क्योंकि होप से हिम्मत मिलती है। आगे की चर्चा करें, 50 लाख सैलरीड इंडियंस की जॉब जो है वो जुलाई में चली गई कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण। रिसेंटली एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा एक डेटा रिलीज हुआ, जिसने बताया, डेटा जो था वो अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच का हम लोग को देखने को मिला था। डेटा था, बता रहा था कि कितने लोग को जॉब मिली, कितने लोग की जॉब चली गई लॉकडाउन के पीरियड में। तो डेटा में कुछ चीजें सामने आई, जैसे कि टोटल जो लॉस हुआ 18.9 मिलियंस का जॉब्स का हम लोग को देखने को मिला लॉस। ये अप्रैल टू जुलाई 2020 का आंकड़ा है। इसमें 3.9 मिलियन लोगों को जॉब मिली जून में, और उसमें 5 मिलियन लोगों की जॉब चली गई जुलाई में, राइट। इसके अलावा एक बार जब जॉब चली जाती है तो मिलना मुश्किल होता है, लोगों को वैसे ही पापड़ बेलने पड़ते हैं जॉब के लिए,
और एक बार गई तो फिर सोच लो फिर हालत खराब, और जॉब जा रही है, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। ओनली 21% हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसमें सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है मात्र 21% हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं उनमें से सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मात्र 21% है। और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर जो अर्बन, जो शहरी एरिया में रहने वाले जो लोगों की जॉब्स जाएगी, उससे इकोनॉमी पर बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हमारी कंट्री में हैं, तो उनको लिए बड़ी समस्या का कारण जो है ये बन जाएगा। और ये आप जानते हैं कि जो मार जो पड़ती है वो स्पेशली मिडिल क्लास को ही मार पड़ती है। हायर क्लास क्लास जो होता है, एरिस्टोक्रेट जो होते हैं, तो वो तो बच जाते हैं, और फिर जो पुअर क्लास जो होती है उनको सरकार बचा लेती है, मिडिल क्लास की बैंड बचती रहती है, जो कि कोरोना वायरस में साफ दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा बात करें इनफॉर्मल और नॉन सैलरीड जॉब्स के बारे में। अच्छा, बाय द वे मैंने शायद आपको बताया नहीं कि पेपर 2 से रिलेटेड न्यूज़ खत्म हो गई, अपन ने ये पेपर 3 की न्यूज़ जो है वो यहाँ से शुरू कर दी है, ठीक है। मैंने शायद बताया होगा, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने दोबारा से आपको क्लियर कर दिया। तो इसके अलावा आगे की बात करें, जैसे कि इनफॉर्मल और नॉन सैलरीड जॉब्स की। जो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं और नॉन सैलरीड जॉब्स होती हैं, यानी कि जिनकी सैलरी वाली जॉब नहीं होती, यानी कि उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, तो इस कैटेगरी में बताया गया कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ अप्रैल टू जुलाई के पीरियड में। अब ये इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, इसका मतलब एक्चुअल में मैं कारण आपको बताऊं, तो जो इनफॉर्मल जॉब्स में ऑलरेडी थे, जैसे कि दुकानदार वगैरह, शॉप होल्डर्स, जैसे कि जो जिनका खुद का बिजनेस था, उन्होंने क्या फोकस किया, उन्होंने सोचा कि यार चलो मेडिकल खोल लेते हैं या किराने की दुकान खोल लेते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ, और उसके कारण से थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट नजर आया, ठीक है। 2.5% का बताया जा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, हॉकर्स वाले हैं, डेली वेज मतलब जो दिहाड़ी मजदूर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी तो हालत खराब होगी, क्योंकि आप कई बार अपन इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये भी बताया गया कि जॉब लॉस्ट जो है वो नॉन फार्म सेक्टर्स में हुई है, यानी कि फार्मिंग सेक्टर के अपोजिट जो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर जॉब लॉस देखने को मिली है। और उसके कारण क्या हुआ है, लोग जो है वो फार्मिंग सेक्टर की तरफ चले गए। अब इसको अच्छा मत मानना, वो क्यों? क्योंकि अगर जो लोग पहले से फार्मिंग सेक्टर में नहीं थे और आज की डेट में उनकी जॉब चली गई और वो फार्मिंग सेक्टर में आ गए हैं, तो इसको हम लोग दो फोल्ड में देख सकते हैं। एक तो फार्म सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, एनहांसमेंट होगा, बट दूसरी तरफ जो ऑलरेडी फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बर्डन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन वाला सिनेरियो आ जाएगा ना। ये वाली चीज भी देखना आप, कि अगर जब तक एक शॉप है वो चल रही है तब तक वो अच्छा कमा रहा है, उसके बगल में अगर दूसरी शॉप आ जाएगी तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट तो डिवाइड होगा। ऐसी चीजों पर एनालिसिस करनी है आपको खुद से, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो कहीं पर लिखी नहीं जाती, बताई नहीं जाती। यहाँ पर ये मेरा ही काम होता है आपको इन सब चीजों के बारे में बताना, बट जो दूसरा आप स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक पढ़ते हो उसमें भी थोड़ा ऐसे एनालिसिस किया करो, टू फोल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को देखने की कोशिश किया करो। इससे आपका माइंड जो होगा वो शार्प होगा, एंड टू द पॉइंट जो है और अच्छे पॉइंट्स आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होंगे, और वही चाहिए सिलेक्शन के लिए, है कि नहीं। आगे की चर्चा करें। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एक इनविजिबल शील्ड जो है वो बनाई है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, जो बेंगलुरु में है, उनके साइंटिस्ट के द्वारा इन्होंने एक मेटल मैश स्ट्रक्चर बनाया है। एक इनविजिबल शील्ड की तरह जो है ये काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्रेंस के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो है ये काम करेगा। अब ये है क्या, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ एग्जाम्पल से, अब पूरी चीज आपके दिमाग में क्लियर कट हो जाएगी कि ये एग्जैक्टली डिवाइस का काम क्या होगा, तो या फिर शील्ड जो है उसका काम क्या होगा। तो पहले तो जान लो कि ये कॉपर से बनाई गई ये शील्ड हम लोग को देखने को मिल रही है बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग पर्पस के लिए, राइट। अब ये शील्ड जो होगी वो बेसिकली क्या करेगी, जैसे कि आपने कभी गाने सुन रहे होगे आप, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप JBL के बस स्पीकर पे गाने सुन रहे हो, ठीक है, आपके पास फोन आने से पहले आपको पता लग जाता है कि आपके पास फोन आ रहा है, आप अंतर्यामी बन जाते हो। कैसे बनते हो, आप समझ गए होगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीकर जो है वो एकदम से कुछ अलग टाइप की आवाज कर रहा है, चिक चिक चिक, इस टाइप की कुछ ऐसी आवाज होती है, राइट। तो एकदम से पता लग जाता है, आप उस तरफ देखने लगते हो कि हाँ अरे फोन आने वाला है, और आ जाता है तुरंत, राइट। तो आपको अभी तक तो आइडिया लगी गया होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो डिवाइस पे, तो इसके लिए इन्होंने एक शील्ड बना दी है। जैसे कि अक्सर होता है ना, जैसे कि माइक की भी अगर बात करें, आपने ऑडिटोरियम में देखा होगा कि कुछ लोग जब माइक पे मतलब बोल रहे होते हैं, उस बीच उनके पास फोन बजने लगता है, तो एक अलग ही कनिंग टाइप की आवाज आती है, टू ऐसी करके कुछ, या कुछ अलग कनिंग टाइप की आवाज आती है, राइट। बड़ी वो अपन को भी डिस्टर्ब करती है सुनने में। तो वैसे ही ये जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है और इंटरफेरेंस होता है, और इसको रोकने के लिए यहां पर साइंटिस्ट ने एक शील्ड जो है वो बना दी है। सिंपल सी चीज जो आपको बस याद रखनी है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बस कंसेप्ट आके क्लियर होने चाहिए। ये डिवाइस जो होगी वो एनर्जी को जो है वो मतलब वहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कि जैसे ये माइक है, तो माइक के ऊपर जो है वो पूरी ये इन्होंने शील्ड चढ़ा दी। शील्ड चढ़ाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो
प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इससे फायदे जो होंगे वो काफी कुछ हम लोग को डिफेंस फील्ड में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि काफी सारे वेपन्स जो होते हैं, राइट, तो उनके उनमें काफी काम आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल तो काफी एडवांस वेपन्स हम लोग को देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, जो जिस जगह पर जैसे अटैक करना होता है, स्पेशली उसके आगे कैमरा लगा रहता है, उस जगह पर जाकर अटैक होता है। जैसे कि स्पाइस 2000 बॉम्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर उपयोग किया गया जैश ए मोहम्मद कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के पर्पस के लिए, राइट। याद आ रहा है कि जब अभिनंदन जी वाला जो केस था, तो उसके एक दिन पहले जो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करी थी, तो उसमें ये स्पाइस 2000 का उपयोग हुआ था। तो उसके आगे लगे रहते हैं कैमरे, कि जिससे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर शूट करता है और उसमें देखते रहते हैं, पूरा मॉनिटर करते रहते हैं। तो जब ये पूरी चीज जो चलती है वो किसके ऊपर बेस चलती है? सैटेलाइट्स के ऊपर बेस चलती है। अब अगर मिसाइल जा रही है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ्रेंस जब होता है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस होगा, उसकी जो फुल कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ पाएगी आगे। तो इसमें अगर उपयोग कर दिए जाएंगे ये सब चीजें, तो हमारे डिफेंस में, मिलिट्री में भी जो है इसका भरपूर उपयोग किया जा सकेगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, और जो मैंने भी आपको बताया इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है, आप पढ़ सकते हैं। काफी बुरी जो है वो हालत हो गई है, हमने चर्चा करी थी इसके बारे में, हमने करी थी 19 अगस्त 2020 को इसके बारे में चर्चा भी, कुछ दिनों पहले। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, 1 घंटे 2 मिनट 51 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मॉरिशस पर तेल गिर गया था, एक जहाज जो है वो टूट गया था, और बहुत बुरी जो है वहां पर हालत हो गई थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, याद आ रहा है? तो अभी जो है हमारे जो इंडियन कॉप्टर्स हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह, वो वहां पर गए हैं सहायता करने के पर्पस के लिए। यहाँ पर ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर गया है, और चेतक हेलीकॉप्टर्स गए, जो कि इंडिया में ही बनाए गए हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स जो है वहां पर जाकर सहायता जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसकी बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि 3 एयरपोर्ट, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम के 3 एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये पट्टे पर दिए जाएंगे, लीज पर दिए जाएंगे 50 सालों के लिए अडानी इंटरप्राइजेस को। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है एग्रीमेंट, जिसके तहत अडानी ग्रुप्स जो है उनको 50 सालों के लिए एयरपोर्ट्स, 3 एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं पीपीई पर। ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसका एक आइडिया आपको होना चाहिए। हमस की बात करें तो सिंपल बस याद रखना, हमस जो है एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमस, पहला पॉइंट। दूसरा, कहाँ का है ये? तो गाजा स्ट्रिप का ये हम लोग को देखने को मिलता है। याद आ रहा है हमने बात करी थी गाजा के बारे में, इजराइल पर जो पूरा इशू देखा था हमने, इजराइल पैलेस्टीन इशू। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा पिछला लेक्चर देखो, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हिस्टोरिक डील हुई है इजराइल की यूएई के साथ, जब मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो है अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको उस समय बोला था कि ये एक ऐसी टेरिटरी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जो दुश्मनी, जो कट्टरता देखने को मिलती है, वो ऐसी देखने को मिलती है कि आए दिन वहां पर बॉम्ब गिरते हैं, आए दिन वहां पर घटनाएं होती हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ, बताया गया कि पैलेस्टीन ने जो है वो एक रॉकेट दाग दिया इजराइल के ऊपर सदर्न एरिया पे, और इजराइल ने फिर अभी एक बॉम्बिंग जो है वो कर दी वहां पर। इसके जो हमस रूलर जो गाजा स्ट्रिप पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके टेरिटरी पे, उनके एरिया पे। तो ये कुछ इशू चल रहा है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। आपको हमस के बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, और ये कहाँ पर है? गाजा पे। और गाजा स्ट्रिप जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक कहाँ पर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोलन हाइट्स कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आएंगे, और रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें तो गाइस, कल ये वाला टॉपिक पता नहीं कैसे गलती से मुझसे स्किप हो गया था, आई एम सॉरी अबाउट इट। जो जिनके पास पीडीएफ आई होगी उनके पास ये टॉपिक तो आया होगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल नहीं दे पाया, क्योंकि कल इतने, मैंने आपको बताया भी था, फोन कॉल बज रहे थे, बट आज थैंक गॉड स्टूडेंट्स ने सुनी मेरी, एंड आई एम थैंक यू यार। मतलब आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हो यार, मेरी सुनते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज मुझे जो है वो किसी ने परेशान नहीं किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ना किसी का कॉल आया ना कुछ हुआ, वो बढ़िया लगा मुझे। आई एम थैंक यू यार, मतलब, और मैसेजेस आए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही किया करो यार, क्योंकि यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अकेला ही हूँ, मेरी कोई ऐसी टीम नहीं, मेरी टीम तो आप ही लोग, आप ही कोऑपरेट करोगे तो उसी से तो अपन बढ़ेंगे आगे। तो मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, बस सिर्फ मैं आपसे इतना बोलता हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और होता है ऐसा, सभी स्टूडेंट्स के पास रिप्लाई आया है मेरा। इक्के दुक्के अगर छूट जाए तो फिर से कर दिया करो, क्योंकि काफी सारे होते हैं। वैसे तो छूटे नहीं है जहां तक है मेरे हिसाब से, बट अगर इन केस अगर स्किप हो जाते हैं तो आप फिर से एक बार कर दिया करो, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर ये कुछ नहीं बताया गया, सिंपल सी चीज ये बताई गई कि 2025 तक हमारी कंट्री में 500 बिलियन यूएस डॉलर ऐड हो सकते हैं डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि काफी इसका ग्रोथ है, काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है आने वाले पीरियड में, आने वाले समय में, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि ये नास्कॉम की रिपोर्ट जो थी, अनलॉक वैल्यू फ्रॉम डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंडियन अपॉर्चुनिटी, की इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पे काम करें। इसलिए कल के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी काफी सारे चैलेंजेस हमने देखे थे। अटल
इनोवेशन मिशन की भी बात करी थी अभी, राइट। तो ये इसी चीज के लिए ऐसा हो रहा है कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एआई पर फोकस करें, जिससे कि जो रिपोर्ट्स में बताया गया कि इंडिया के अंदर 2025 तक 500 बिलियन यूएस डॉलर ऐड हो जाएंगे, तो उससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी में और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक टॉपिक न्यूज में आया था। एंड आज के लिए ये लास्ट टॉपिक था गाइस। एंड अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और आप प्रीमियम मेंबर बनने चाहते हैं करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा के, तो आपको क्या करना है, 100 रुपीज पर मंथ की इसकी सिर्फ फीस है, और ये मिनिमम फीस है। और मिनिमम इसलिए वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से, वॉलंटरी है, आप चैनल को जो भी आपको ठीक लगे मेरी मेहनत को देखते हुए आप कंट्रीब्यूट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ होने से फायदा ये होता है कि आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। तो आप अपना पूरा टाइम जो है वो जनरल स्टडीज में डिवोट करते हो या दूसरे कुछ टॉपिक्स पे डिवोट करते हो। आपके हाथ में मटेरियल आपको ऑलरेडी रेडी जो है वो मिल जाता है, राइट। लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है। संडे को जो होता है वो करंट अफेयर्स का टेस्ट आता है, तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। हर हफ्ते जो है वो एक कंपाइलेशन पीडीएफ में आपको देता हूं, यानी कि पूरे हफ्ते की एक सिंगल पीडीएफ आप क्लिक करो, पढ़ो और हो गया ये चीज। और ऐसे ही मंथली कंपाइलेशन भी होता है, पूरे महीने की एक सिंगल पीडीएफ आपके क्विक रिवीजन के लिए। और 10 अगस्त 2020 से शुरू किया गया है कि आपको अब से महीने के एंड में प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी मिलेगी। आप उस पीडीएफ को जाकर 50-100 पेजेस के अंदर की वो पीडीएफ होगी, इंग्लिश हिंदी अलग अलग आपको दी जाएगी, आप जाकर उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये पूरी सर्विस जो है वो आपको मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको। एंड लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का एक चैनल है अपना करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर इसकी यूजर आईडी भी जो है ये झा_सर, इस पर इस यूजर आईडी के थ्रू भी जो है वो आप चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। और यहीं पर ही आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा जहां पर वेरियस स्टूडेंट जो है वो एक हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखते हैं, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो आपस में सॉल्व किए जाते हैं। और आज जनरल स्टडीज के होमवर्क में आज एक मेंस का आपके लिए क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप डिस्कशन ग्रुप पर इसका आंसर जो है वो भेजें, 150 वर्ड पे इसका आंसर आपको भेजना है। उससे पहले क्यूरेटिव पिटीशन का करेक्ट आंसर बहुत था, वो मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें अर्थवेद आयुर्वेद वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा वेद आयुर्वेद का हम लोग को देखने को मिलता है, कि किस वेद में आयुर्वेद की बात की गई, तो अर्थवेद। मेंस का जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो कल हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था। ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का कहना था कि अब से गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगी मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट जॉब, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो होगा वो मध्य प्रदेश डोमिसाइल का होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासियों का होगा। यानी कि उसमें बाहर के आउटसाइडर को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, अनाउंसमेंट देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी जो हम लोग को देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट जो है ना, राइट टू इक्वलिटी, तो क्या ये उसका वायलेशन है? ये इसी को लेकर ये क्वेश्चन रेज हो रहा है आज की डेट में कि फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी जो है उसका ये क्या वायलेशन हो रहा है। इस प्रकार से जो अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को ये चीजें देखने को मिल रही है, अलग अलग स्टेट जो है वो अपने स्टेट रेसिडेंट के लिए जो है वो रिजर्वेशन कर रहे हैं और 100% रिजर्वेशन कर रहे हैं इस प्रकार का। तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा और आपके आंसर को जो है वो शेयर कीजिएगा। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे के आंसर को आप जो है वो चेक करके, एक तो देखो आपने क्या लिखा है वो सामने वाला आपका चेक कर लेगा, और सामने वाले का अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस नजरिए से जो है वो एक ग्रुप स्टडी ऐसे ही कंडक्ट करो। कई बार मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा आंसर बस कोई चेक कर दे। अरे दूसरे का आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, तरीके मिलेंगे कुछ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे के अगर आप पढ़ रहे हो और उस बीच अगर आपको एक बढ़िया पॉइंट मिल गया तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। तो ये होती है ग्रुप स्टडी प्रॉपर तरीके से। और ग्रुप स्टडी में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आप खुद ही जानते हो। तो एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करो, ठीक है। तो बस मैं अभी यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। एंड कल संडे है, कल के दिन टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली शाम को ही आएगा। ये पूरी जो प्रोसेस जो होती है लेक्चर बनाने की साइकिल जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बट मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है वो अपने करंट अफेयर्स के जो मटेरियल्स हैं उनको पहले रेडी कर लूंगा, जिससे कि मैं आपको मंडे को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करा सकूं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इन केस रेडी नहीं हो पाता है प्रॉपर टाइम पे, तो टेस्ट के लिए मैं आप लोग को जो है वो नेक्स्ट संडे को एक कंबाइंड टेस्ट जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। यानी कि इस वीक का भी और नेक्स्ट वीक का भी, क्योंकि अभी अपन को रूटीन पे आना है और रूटीन पे आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कल सुबह 4 बजे से ही मैं पूरा काम जो है वो अपना चालू कर दूंगा। तो डेफिनेटली 2-1 बजे तक टच कर दूंगा मैं
पूरे अपने लेक्चर के जितने भी मटेरियल्स हैं उसको, और उसके बाद फिर मैं बैठकर आपका टेस्ट बना दूंगा। तो मैं पूरे समय मेहनत करके ये काम कर लूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर इनकेस नहीं हो पाया किसी वजह से तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, बट मैं आपको वो आपके टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा ही दूंगा। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या अपन संडे को आधा घंटा जो है वो आप लोग के, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट जैसे मुझे फोन करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि आधा घंटे एक लाइव सेशन रख दें सिर्फ संडे के लिए, हर संडे के लिए आधा घंटा, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो अपन लाइव सेशन पे जो है वो कवर करें, कंप्लीट करें। क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले लाइव सेशन जो है वो किया था, 2 दिन पहले। उसमें स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हाँ सर, ऐसा लाइव सेशन करना अच्छा रहता है। बट वो देखिए, उस लाइव सेशन को अपन अपने लेक्चर पे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, मतलब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, आप टाइम बताएं कि टाइम कैसा सुटेबल होगा। क्या रात में 9 बजे ठीक रहेगा, खाना वाना खाने के बाद एकदम रात में 9-10 बजे के आसपास? ये 10 तो लेट हो जाएगा, 9 से 10 में बताओ आप, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या फिर शाम में कभी कुछ, या दिन में? तो आप डिसाइड करो। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये सोचा कि जैसे कि स्टूडेंट्स मुझसे कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो मैं यहीं के यहीं रियल टाइम बेसिस पर ही उनसे बात करते करते काफी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ जो है वो बता दूं, जो भी उनको पूछना है, या चैनल से रिलेटेड, पेड कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो अपन कवर कर लें। तो ऐसा कुछ होगा तो बताना, ठीक है? तो या क्योंकि आप ही का चैनल है, मैंने हमेशा बोला है और ये मैं मानता भी हूँ, आप ही के जो सजेशन होते हैं उसी के बेसिस पर ये चैनल कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है? तो चलो, अब समय नहीं वेस्ट करूंगा, आप जाओ पढ़ाई करो अपनी। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।